हाँ जी मैम, स्टार्ट कर। चलो ठीक। ल्यूकोरिया टॉपिक लिया है आज, सर्वाइकल इरोजन लिया है, एंड इनफर्टिलिटी वही आईवीएफ वाला पॉट कल किसी ने मुझसे बोला था ना, तो वो वाला भी लिया है। ठीक है। अब ल्यूकोरिया में मोस्ट कॉमन सिम्टम किसमें आता है? एडोलेसेंस में। जो ये कंप्लेन आती है कि मुझको प्रॉब्लम है इसकी, वो यंग बच्चियों को एंजाइटी की वजह से आता है एक्चुअली। तो कि बिकॉज अचानक उनमें प्यूबर्टी वाला वो फेज आता है कि वेटनेस वाली फीलिंग आने लगी, तो दे फील कि दिस इज समथिंग अबनॉर्मल। तो ये हमको उनको समझाना है कि देयर इज अ हार्मोनल चेंज, सिक्रीशंस जो है वो चेंज हो रही है। तो हर बार हम ट्रीटमेंट दें ऐसा नहीं है, उसमें मैंने कॉजेस में भी डाला है कि थोड़ा सा समझें। आप पीवी तो कर नहीं पाएंगे 12-13 साल 14 साल की बच्ची को, तो उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली थोड़ा सा वल्वा पार्ट देख लें। इफ लेबिया आर रेड या बिट स्वोलन, उसके कपड़ों में गीलापन है कि उसको बदलना पड़ रहा है, देन इट इज ल्यूकोरिया। अदरवाइज इट इज जस्ट अ हार्मोनल चेंज कि एक बच्ची से प्यूबर्टी वाली एज में आ रही है। देन इस जो हमारे डिस्चार्जेस हैं उनका पर्पस क्या है, ये बनते क्यों है बॉडी में, ल्यूकोरिया को फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल दो में बांटा क्यों है? तो मेन है कि हमारे, मैंने डेमो में बताया था ये, कि जो वजाइना है उसके खुद के कोई ग्लैंड्स नहीं है, वो सिर्फ प्रेशर की वजह से सिक्रीशंस देता है। पीरियड्स के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम, रिलेशनशिप के टाइम, सेक्सुअल डिजायर्स के टाइम, जब वहां ब्लड का कंजेशन होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है जेनाइटल्स पे, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ऊजिंग होती है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें कि हम सब बिल्कुल नॉर्मल है, किसी को मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक मुहावरा है ना, मुंह में पानी आ जाता है। Why? Because when you see something to eat which is very tasty and you like it, आपके सारे सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, एंड सलाइवरी ग्लैंड के एक्स्ट्रा सिक्रीशंस आते हैं। तो सिमिलरली वजाइना, ये सारा म्यूकस मेम्ब्रेन टॉप टू बॉटम इज सेम, उन सबका फंक्शन वही है कि जहां एक्स्ट्रा ब्लड आया या कंजेशन या वार्मथ आई तो ऊजिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से उसको हम एक्सुडेट बोलते हैं कि दैट वहां के जो सेल्स में फ्लूइड है वो बाहर आता है। तो दैट इज वेरी नॉर्मल इन प्यूबर्टी एज। सर्विक्स के खुद के सिक्रीशंस जो हैं, वो जो आपको कर्डी वाइट और ये सब आता है, दैट इज सर्वाइकल सिक्रीशंस। तो वजाइना में हार्मोन के इफेक्ट में जो चेंज आ रहा है वो आपको बच्चियों में दिखता है, प्रेगनेंसीज में दिखता है, पीरियड के पहले और बाद में दिखता है, वो फिजियोलॉजिकल है। एंड हमारे वजाइना में एक हेल्दी बैक्टीरिया रहता है, डॉर्डेलिन बैसिलाई, which keeps our vagina protected. एक स्लाइटली एसिडिक मीडिया रहता है, that is under the effect of estrogen. प्रोजेस्टेरोन में ये इफेक्ट थोड़ा सा अल्कली हो जाता है, क्योंकि God has given us this gift कि फिर ओव्यूलेशन के बाद स्पर्म पेनिट्रेशन होगा तो एसिड में तो स्पर्म डेड हो जाएगा। तो दिस इज द पर्पस कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों बॉडी के जो वजाइना है उसके सिक्रीशंस को मेंटेन रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ईस्ट्रोजन वाला सिक्रीशन थोड़ा थिन, वाटरी, स्लाइमी, गम लाइक होगा, बिल्कुल ऐसा है ना, एंड इट इज स्लाइटली एसिडिक। इधर प्रोजेस्टेरोन वाला थोड़ा सा थिक होगा, इट विल बी नॉट ट्रांसपेरेंट, इट विल बी बिट वाइटर इन कलर एंड अल्कली इन नेचर। तो दिस ऑल अगर है तो दिस इज नॉर्मल। अब टाइप्स ऑफ ल्यूकोरिया में फिजियोलॉजिकल एंड इन्फ्लेमेटरी या पैथोलॉजिकल दो टाइप्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल में नॉर्मली कब कब, एंड ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन ज्यादा दिखता है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो प्लोरीफरेशन करता है, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं। तो उसमें आपको किस किस एज में दिखेगा? प्यूबर्टी में, इनिशियल प्रेगनेंसी, उसके बाद तो ईस्ट्रोजन का डिक्लाइन है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल फेज एंड जस्ट आफ्टर मेंसेस, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, उतना वाटरी, उतना कपड़ों में गीलापन या एक स्टिकीनेस नहीं आता। दिस इज अ फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया। पैथोलॉजिकल या इन्फ्लेमेटरी जो है उसमें आपको वजाइनल म्यूकोजा रेड दिखेगी, जिसको फिर हम टर्म दे देते हैं वजिनाइटिस। आप जब पीवी करते हो इट इज हॉट,
तो आपका वजिनाइटिस वाला डायग्नोसिस कंफर्म होने लगता है कि इट इज रेड इन कलर, इट इज हॉट, वहां सिक्रीशंस है, ये 3 हो गया, एंड इट इज समटाइम्स इट इज पेनफुल, समटाइम्स इट इज ईची, समटाइम्स इट इज बर्निंग सेंसेशन। अब ये हम अपने दोषों के हिसाब से ट्रीटमेंट बना रहे हैं कि पेशेंट आपको बोलेगा मुझे अंदर जलन हो रही है, तो दाह, योनि दाह, कंडू, ईचिंग हो रही है, एंड पेन है, तो दैट इज स्वोलन लेबिया जो मैंने आपको बोला। तो यहाँ बात ट्रीटमेंट हम करेंगे डिस्चार्ज का ही, लेकिन एड ऑन करेंगे वात पित्त कफ का कोई एक ड्रग जिससे उसके ये एड ऑन सिम्टम्स कम हो जाए। तो वजाइनल म्यूकोजा अब क्यों, किन किन कारणों से इन्फ्लेम हो सकती है? पहला तो सर्वाइकल एंड वजाइनल, जो मैंने अभी समझाया कि वजाइनल इज अ ट्रांसुडेट, ये नॉर्मली सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, कॉन्डोम्स, इन एलर्जीज से, टैम्पून्स, अगेन कप्स, ये सब रीजन से वजाइनल ल्यूकोरिया कॉमन है जो लोकल स्थानिक इन्फेक्शन देगा। एंड सर्वाइकल वाला जो है दैट इज अ बिट ऑन द हायर साइड कि फंगल हो जाए, कैंडिडियासिस है, ट्राइकोमोनास है, या कोई बैक्टीरियल मिक्स इन्फेक्शन है, या फिर पेशेंट डायबिटिक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, उन केसेस में हमको सर्वाइकल ल्यूकोरिया या वो प्रोफ्यूज डिस्चार्ज दिखता है विच इज ग्रीन, येलो, फाउल स्मेलिंग, कर्डी, चीजी इन टेक्सचर, इस टाइप का। नॉर्मल डिस्चार्ज इज ऑफन नॉर्मली थिन, इट इज क्लियर, प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में स्लाइटली मिल्की, एंड ये सब अराउंड ओव्यूलेशन या पीरियड्स बढ़ते हैं। अब नॉर्मल में अगर पेशेंट बोलता है व्हाइट है, कर्डी व्हाइट, स्लाइटली येलो, स्लाइटली ग्रीन, स्लाइटली ग्रे, फाउल स्मेल, ईची है, बर्निंग सेंसेशन है, फटा हुआ दूध जैसा है ना, ऐसा ग्रैन्युलर आ रहा है, ये सब अब नॉर्मल है। अब इनमें वही जो मैंने इन्फेक्शंस बोले, इट इज बैक्टीरियल, यीस्ट, ट्राइकोमोनास, एसटीडीज, एंड द यूज ऑफ इरिटेंट्स। बहुत ज्यादा कई लोग वॉश यूज करते हैं, वो इरिटेंट होता है। बहुत ज्यादा सोप्स यूज करें इंटरनली, ऐसा रब कर करके, हैंडलिंग बहुत ज्यादा हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स अनप्रोटेक्टेड हो बहुत ज्यादा, एंड इफ ही इज इन्फेक्टेड शी विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड, ये सब हो गए अदर फैक्टर्स। कॉजेज में अब जो मैंने बोला था वो सब पैथोलॉजिकल थे। जनरल कॉजेज अगर देखें तो माल न्यूट्रिशन, इसमें आपको पेशेंट कैसे दिखेगी, इसमें होगा डिस्चार्ज कैसा, ये वाला फर्स्ट लाइन, थिन क्लियर मिल्की, ये वाला नॉर्मल डिस्चार्ज। लेकिन आपको पेशेंट आके बोलेगी कि गीलापन रहता है, साथ में कमर में दर्द होता है। अब कमर में दर्द पीआईडी में भी हो सकता है और माल न्यूट्रिशन वाले डिस्चार्ज में भी हो सकता है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब्डोमेन में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो है अब्डोमेन का, अगर आप पेशेंट को जेंटली प्रेस करें और पेशेंट को पेन है तो इट इज पीआईडी, अदरवाइज पेन नहीं है तो इट इज नॉट पीआईडी, इट इज माल नरिशमेंट। माल नरिशमेंट की वजह से भी वाटरी डिस्चार्जेस होते हैं। देन एनीमिया, व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी हैबिट, इसमें क्यों होगा, कोई सोच सकता है? मैम कफ ज्यादा बढ़ेगा। अगर हम कफ ना सोचे, हम एलोपैथी वाले हों तो, हम मॉडर्न वाले, lack of exercises leads to मैम बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट insufficient लेगी, supply of blood, ma'am. हम सेडेंटरी में मैम जैसे बहुत वाटर ज्यादा इनटेक भी कम हो कार्बोहाइड्रेट जाता है। वगैरह बहुत ज्यादा लेगी तो उसकी वजह से हो जाएगा। मैम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चीजें लेगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड है, जंक फूड है, तो ये सब की वजह से क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा, शुगर कंटेंट ज्यादा बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। यस यस, दिस इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाली कैटेगरी। पड़ी रहेगी सेडेंटरी, वेट गेन, थाइज हैवी, ईस्ट्रोजन का इफेक्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड शी विल गेट द इन्फेक्शन। क्रॉनिक इलनेस, दिस इज पहले जैसा माल न्यूट्रिशन, इन केसेस में आपको दिखता है। बहुत लंबा टाइफाइड या फीवर चल गया तो नॉर्मली फीमेल्स को थोड़ा सा एक डिस्चार्ज, बैक एक ऐसे वाली चीजें आती हैं। कॉन्स्टिपेशन में इट इज नॉट ल्यूकोरिया, ये मेरे पास एक पेशेंट थी इसलिए मैंने ये डाला था कि कॉन्स्टिपेशन, इट वाज नॉट ल्यूकोरिया। वो जब स्ट्रेन करती थी तो एक डिस्चार्ज पॉप हो जाता, वो क्या बोलती थी, धक्का सा आता है मैडम हर बार। इट इज व्हाट, देखो
मसल्स तो कॉमन ही है ना हमारी, हम स्ट्रेन करते हैं तो अंदर जो सिक्रेशन है वो बाहर आ जाती है. एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू से, मैं जब जाती हूँ मुझको बड़ा सा निकलता है. तो इट वाज, और ये नॉर्मली कौन कहते हैं, जो थोड़ा सा लो अंडर, मतलब थोड़ा सा एजुकेशन लेवल कम हो, ये उस टाइप की लेडीज, या बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियां एंजाइटी ज्यादा करती. डायबिटीज इज अ नोन कॉज फॉर वजिनाइटिस. वाई, बताओ. फंगल को ज्यादा वो देता है, Prone to डायबिटीज होता है तो। infections, ma'am. हाँ, Diabetic patients are very much prone to infections. एंड बिसाइड्स दैट, लाइकोसीरियम। डायबिटीज दैट बेटा क्या वीक हो उनका जाता है तो बैक्टीरिया जल्दी And ग्रो करते हैं. immunity is also very weak. Immunity will get ब्लड weak. शुगर लेवल इज हाई। उनका एक्स्ट्रा शुगर कुछ करता है? भी तो मतलब थोड़ा फंगल को वो देता है इनिशिएशन. हाँ, it will invite the fungal infection. बॉडी सिक्रीशंस जो हैं दे आर विथ, बॉडी सिक्रीशंस जो है वो फंगस को इनवाइट करते हैं. दे आर विथ स्वीटर साइड पे, है ना. देन स्ट्रेस तो है ही, एंड इनएडिक्वेट स्लीप. इनएडिक्वेट स्लीप में कॉर्टिसोल बढ़ेगा. कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो फिर वही पूरी कहानी जो हमने कल परसों पढ़ी थी. ये जनरल है, इसमें हमको कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे. तो सप्लीमेंट दीजिए, हमको इसमें कुछ यानो प्रदरांतक इस टाइप का देने की जरूरत नहीं है. कॉजेज ऑफ ल्यूकोरिया जो पैथोलॉजिकल है उसमें है पीआईडी, सिडेंट्री ऑक्यूपेशन जो है, मैंने वहां हैबिट लिखी थी, यहाँ ऑक्यूपेशन है. ऑक्यूपेशन में क्या होता है, वी आर पैक्ड, 8 घंटे के लिए हम पैक हैं. आप ट्राउजर्स, जीन्स, लेगिंग्स जो पहनते हो, स्वेट वही है, आप बिल्कुल जैम हो, एंड यू यूज पब्लिक टॉयलेट्स, तो इसमें यू आर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस. ये वाली लड़कियों को मैं हमेशा बोलती हूँ यूज वाइप्स, ड्राई वाले, ऐसे ये केमिकल्स वाले नहीं. रीजन, ये धीरे धीरे, एक दिन की कहानी नहीं है, ये धीरे 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 करके असेंड हो जाता है. एंड ट्यूबल ब्लॉक के अगर आप रिसर्च पेपर्स देखें तो उसमें एक आया है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड है ये, जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनमें ये चीज देखने ज्यादा मिल रही है आजकल. एक तो पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं एंड पूरे टाइम एक पेल्विक प्रेशर बना रहता है उन पर, तो वो इन्फेक्शन असेंड होता है. एसटीडीज, अनहाइजीनिक, फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस, ये सब आप लोगों को पता है. मुझे मेन इसमें सेडेंटरी ऑक्यूपेशन बताना था. एंड पेल्विक ऑर्गन्स में, मतलब प्रेगनेंसी या प्रोलैप्स कंजेस्टेड ओवरीज, ये क्या चीज है बताओ. ओवरी अपनी जगह से नीचे आ गई, ओवरी अपनी जगह कैसे होती है, ओवरीज आर लाइक दिस, एनाटॉमी में पढ़ा था. फिर वो लैटरल हो जाती है, दे कम डाउन आफ्टर डिलीवरीज, क्योंकि लिगामेंट स्ट्रेच होके जब छोटा होता है, ब्रॉड लिगामेंट, तो वो इस तरीके से हो जाता है. ये हो गई प्रोलैप्स, दिस इज कॉल्ड प्रोलैप्स. दे आर नॉट वर्टिकल, नाउ दे आर हॉरिजॉन्टल. इस केस में अगर सिस्टिक ओवरी हुई या बल्की ओवरी हो गई तो एक कांस्टेंट प्रेशर वजाइनल कैनाल पे रहता है, एंड दैट कॉजेज ल्यूकोरिया. आपके पास पेशेंट्स अगर आते हैं ऐसे वाले या ये वाले जिनको सिस्टोसील या रेक्टोसील हो, ऑब्जर्व करना, इट इज नॉर्मली वेट, वजाइना वेट रहता है. भले ही वो नॉन स्पेसिफिक है, पर वेटनेस लगातार रहेगी तो उस केस में इन्फेक्शन, थोड़ी ईचिंग आ जाएगी. इसको ऐसे समझे, बारिश के कपड़े आप पहन के बैठे रहें, आप कहीं बाहर हैं और घर आके बदलें तो ईचिंग होती है. व्हाई? बिकॉज दैट वेटनेस इज ब्रिंगिंग ईचिंग. तो आ गया ये वाला रीजन समझ में कि प्रोलैप्स यूट्रस, प्रोलैप्स ओवरीज, ये सब जो है कहाँ आ गई, नीचे. व्हेन दे गिव दैट प्रेशर, वहां पे ट्रांसुडेट रहेगा वजाइना का, विच गिव्स इन्फेक्शन. अब इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले तो एक पीवी तो करना ही है. पीवी में कुछ भी दिख रहा है तो पैप्समियर, मैंने बताया है पैप्समियर आप लोगों को. 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट. अक्षर,
मुझे आप लोगों को वो ब्रश दिखाना है, पैप स्मेयर वाला, ब्रिस्टल्स वाला। दिस इज द ब्रश। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। दिख रहा है? कोई एक जन भी हाथ उठा लो बस। दिस इज द ब्रश। और इसके ब्रिसल्स देखो, बिल्कुल सॉफ्ट हेयर लाइक, है ना। तो इसको हम कैसे करते हैं? बस यूं जेंटली गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट हम थोड़ा सा वहां के टिश्यू को छीलेंगे नहीं, बट थोड़ा सा उसको निकाल लेंगे। एंड देन इट इज जेंटली टेकन आउट एंड स्लाइड पे इसको बस ऐसे डाल के ऊपर कवर स्लिप रख देते हैं। क्लियर हुआ? मैंने एक बार पैप स्मेयर बोला था तो किसी ने मुझे बोला था मैम समझाना कि कैसे करें। ठीक है? आजकल तो नए तरह का आ गया ना, जिसको फॉर्मेलिन में डाल के छोड़ देते हैं, स्लाइड भी नहीं बनानी पड़ती। हाँ, पर ये जो थायरोकेयर वगैरह लैब्स वाले आते हैं ना, ये लोग नॉर्मली आपको एक किट दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल जैसे हम वो डिस्पोजेबल स्पून्स एंड फोर्क्स वाला एक पेपर में किट नहीं आता, जी जी वैसा जी। kit दे देते हैं। तो उसमें फिर यही करके भेजना पड़ता है। ठीक है? मैं करती हूँ ना, तो मेरे यहाँ तो अलग से आया हुआ है इस तरह का ब्रश सा कैसा होता आ गया है? कैसा आ गया है वो ईयरबड छोटा जैसा? सा होता है। जैसे मल्टी लोड लगाते हैं ना, उसके एक पीछे कैनुला लगा, लंबा सा कैनुला बना होता है, हाँ, तो उसके आगे ब्रश लगा होता है, बस उसको लगा के लिया और फिर उसको बंद कर हटा दिया। देते हैं और फॉर्मेलिन में डाल देते हैं और वो उसको भेज ऐसे देते मैम वो मतलब तोड़ ऐसे के डाल देते हैं उसको, मतलब Yes. उसके इसको ऊपर से ट्यूब उसको में तोड़- डाल दे। ठीक है? Yes. अब इसमें कुछ आया तो सर्वाइकल पंच, बायोप्सी। सर्वाइकल कल्चर इज इजी, मुझे बायोप्सी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है कि पेशेंट को पेन भी होता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा ब्लीड करती है। सर्वाइकल कल्चर इज यू सेंड इट फॉर कल्चर रिपोर्ट, जैसे यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर होता है, ये नॉर्मली क्रॉनिक केसेस में भेज देना चाहिए। उसमें हमको स्पेसिफिक ड्रग आ जाती है कि क्या है। देन मैम हेमाटोलॉजिकल, तो वो कल्चर कैसे होगा? मतलब वो जो सर्वाइकल सिक्रेशंस होते हैं उसका सैंपल लेके भेजना उसको पड़ता है? सैंपल, हाँ वो आप सैंपल दे दो, आप दो वेजाइनल स्वैब जो होता है, वेजाइनल स्वैब, स्वैब, बिल्कुल जैसे अपना वो नहीं होता थ्रोट वाला। थ्रोट वाला, जब हम टीबी बीबी में कराते हैं थ्रोट, ऐसे बस एक स्वैब अच्छा डीप लेके आप भेज दो, मतलब उसमें सिक्रीशन होने चाहिए, ऐसे थोड़ा मोड़ा में नहीं डिटेक्ट होगा। और Then- सर्वाइकल के में पास से लेना होता है ना, जैसे अगर पास posterior anterior हाई अप, इट इज ऑलवेज हाई अप, उसको हम टर्म बोलते हैं हाई अप, कि इंट्रोइटिस के पास नहीं, यू विल गो हाई अप एंड देन लोगे, सो दैट आपको एक्चुअल इन्फेक्टेंट जो है वो आ जाए उसको। देन हेमाटोलॉजिकल सीरोलॉजिकल में फॉर HIV, VDRL एंड नॉर्मल अपने इन्फेक्शंस। हीमोग्लोबिन पे कर्सर इसलिए रखा है कि एनीमिया में हमने उधर पढ़ा कि होता है ना। और ESR क्या बताएगा? अगर ESR बहुत रेज है तो क्लिक मारो कि कहीं सर्वाइकल कैंसर तो नहीं। ठीक है? ESR नॉर्मली क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में बढ़ता है, कैंसर में बढ़ता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ता है, पेरीमेनोपॉजल एज में बढ़ता है, पीरियड्स के टाइम बढ़ता है। रेंज इज 20, इफ इट गोज लाइक 40, 60, 65, एक पेशेंट का ऐसे ही पकड़ा था 65 ESR मेरे पास आई एंड लो ग्रेड फीवरिश फीलिंग, थर्मामीटर में नहीं आ रहा था, फीलिंग थी। टीबी टेस्ट कराया, दैट केम आउट टू बी नेगेटिव, मॉन्टोक्स, एक्सरे टेस्ट सब कराया, वेट लॉस की हिस्ट्री, डायबिटीज नहीं। फिर जब सोनोग्राफी की तो हाइपरट्रोफिड सर्विक्स, एंड सिर्फ हाइपरट्रोफिड था, डिस्चार्ज नहीं था, नहीं तो वो मुझे बोलती तो मैं भी कर लेती उसको। फिर मैंने उसको बुलवाया तो यस शी हैड सर्वाइकल कैंसर। तो ESR इज अ मार्कर, इफ इट इज बियॉन्ड 50 तो आपका दिमाग ठरकना चाहिए कि ये क्यों है इसको। उसके बाद यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका यूरेथ्रा एंड वजाइना आर वेरी क्लोज। क्रॉनिक UTIs में कई बार इन्फेक्शंस असेंड डिसेंड होते हैं, जैसे मैंने मोशन के लिए भी बोला। टाइफाइड कैसे आता है? कंटामिनेटेड हैंड फूड, ये है ना, यानी कहीं तो कुछ स्प्रेड हो रहा है ना। तो इसी तरीके से क्रॉनिक इन्फेक्शंस में ये वाली चीजें देखी जाती है। नॉर्मली टाइफाइड में, जैसे या तो प्रेगनेंसी में टाइफाइड है, नॉर्मली टाइफाइड हो, तो अपना आयुर्वेद मतलब सही रहता है। तुम लोग के यहाँ ज़ोइटेक कंपनी की दवाइयां हैं? नहीं मैम। बेकनल सिरप इज वेरी गुड फॉर टाइफाइड, मैं देती हूँ। BAC-NIL, मुझे उसकी टैबलेट बेकनल नहीं अच्छी लगती, सिरप कौन अच्छी सी है मैम? BAC-NIL, बेकनल BAC NIL। ओके।
अब इसमें आयुर्वेदिक पर्सपेक्ट देखे तो इसकी डोज और बता दो मैडम। वैसे टाइफाइड में भी प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं बेसनिल बिल्कुल सिरप देती का। हूँ मैं तो, हाँ देती हूँ। किस डोज में देंगे मैम? देखो अगर टाइफाइड पॉजिटिव है ना तो 2 TDS, अदरवाइज कुछ भी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है तो 1 BD भी देंगे तो चलेगा बिफोर मील्स। ठीक है जी। तो मतलब प्रेगनेंसी में से हम मैम कितने दिन चला सकते देती हूँ मैं तो देती हूँ ऐसे, जब भी नॉर्मली भी देती हूँ तो 1 हफ्ता तो देती, क्योंकि मुंह से खाना बंद तो कर नहीं रहे। हम डेक्निल के साथ एंटीबायोटिक्स नहीं दें कुछ भी? हाँ एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ नहीं देते फिर? बेटा टाइटर देखो है ना, अगर 80 है तो क्यों करना है, क्यों छेड़ना है, क्योंकि टाइफाइड में जो एंटीबायोटिक है वो क्लोरमफेनिकोल और क्विनोलॉन्स है विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, राइट। है ना। फिर सिफालोस्पोरिन थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं, बट एक बार उसका टाइटर देखो। इफ टाइटर इज बियॉन्ड कि 80 तक है तो चल जाएगा, अब उसके ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा रिस्की है फिर, है ना। अब श्वेत प्रदर आप सबको पता है, अब प्रदर रोग है और वो भी श्वेत स्टिकी, तो कफ तो है ही, इसमें कफ तो है, मेन तो कफ दोषी है, लेकिन इसके अलावा कंडू, दाह और शूल, फिर वो आपका ऐड हो जाता है कि यस इसमें हमको इसमें साथ में कंडू के लिए कुछ कफ वाला देना है, कुछ पित्त वाला देना है या कुछ वात वाला देना है। सिम्टम्स में कटी, शूल, योनि, कंडू, दाह ये है, लेकिन इसमें मेन काम स्थानिक चिकित्सा करती है, क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद में एंटी फंगल तो कुछ है नहीं। हेलो, अरे मैं क्लास ले रही हूँ, तेरी क्लास के बाद रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है? तो स्थानिक चिकित्सा अच्छा काम क्या करती कह है। रही है? अब स्थानिक चिकित्सा में हम योनि, धावन, त्रिफला, पंचवल्कल, क्वाथ ये सब अपने अपने कॉलेज टाइम में किया है, बुक्स में पढ़ा है। प्रैक्टिकली हम ये क्लिनिक्स में करेंगे तो पेशेंट आएगा भी नहीं और चार्ज भी नहीं देता, तो आप उसको कैसे समझाते हो अपने पेशेंट्स को, क्या करने बोलते हो? मैडम मेरे यहाँ तो ना पेशेंट तैयार भी हो जाता है और नहीं भी तैयार होता है तो यहाँ एक पंचवल्कल की टेबलेट मिलती है, वेजाइनल टेबलेट, तो वो रखने के लिए दे देते हैं। कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे भोपाल में ऐसा कुछ नहीं मिलता। इम्ब्यूब करके जो वो है उसमें पंचवल्कल है, वो वॉश है। मैं नॉर्मली फिर पेशेंट को कैसे समझाती हूँ, वेरी जेंटली यू हैव टू डू, एक सिरिंज ले लो और बहुत जेंटली पुश करके, पुश नहीं करना क्योंकि सर्विक्स से यूट्रस में जाएगा। 2-3 बार क्लिनिक में करती हूँ फिर सिखा देती हूँ, और ये किनको सिखाती हूँ, ओनली डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट 2-3 हफ्ता लेता है ठीक होने, इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। मेरी एक पेशेंट थी भारती, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, उसको जब मैंने एग्जामिनेशन के लिए लिटाया, मेरे ग्लव्स पे उसके पूरे टिश्यूज आ रहे थे, इतनी स्किन गल गई थी। आई टोल्ड हर हाउ आर यू टॉलरेटिंग इट। जैसे ही पीवी किया बिल्कुल ऐसे स्टिकी स्टिकी सा निकलने लगा, तो मेरे को लगा यार ये तो ब्लीड कर जाएगी, तो उसको वेरी जेंटली कॉटन से पूरा क्लीन करके देन मैंने उसको सिखाया कि ये तू रोज करेगी, एक 5 ml की सिरिंज, उससे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसा जेंटली पुश करो बस। एंड कौन सी पोजीशन में? स्क्वाट्स पोजीशन में, सो नथिंग तो रिमेन्स। पंचवल्कल क्वाथ का भी कर सकते हैं ना ऐसे? बात बनाता नहीं है ना बेटा कोई घर में, कहाँ बनाता है, आलस आता है। एंड एक्चुअली देखो हम लोग ने पढ़ा है तो हमें बड़ा इजी लगता है, पर आप कोई वर्किंग लेडी है उसको आप कैसे तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है फिर, है ना। तो उसमें नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, क्योंकि कुछ इजी वे आउट ढूंढे कि वो सिंसियरली कर पाए। तो बेस्ट मैम आपने क्या दिया था 5cc सिरिंज में? क्या दिया था मैम? उसे पंचवल्कल क्वाथ दिया था, नहीं तो फिर क्या दिया था? वही मैं कह रही हूँ, उसमें मुझे बेस्ट लगता है ये फिटकरी का पानी या नीम का पानी, बेस्ट होता है। आप करके देखो, नीम वैसे भी स्पर्मिसाइडल होता है, तो कुछ अगर पोस्ट रिलेशनशिप भी कोई इन्फेक्शन है तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, स्पर्मिसाइडल, इसीलिए नीम तेल लगाते हैं सो दैट, और कुछ और प्रिकॉशन यूज नहीं करना, तो नीम ऑयल अप्लाई कर लो तो स्पर्म्स डेड हो जाते हैं, बट इट इज नॉट 100%, इसलिए ऐसा रिस्क किसी पेशेंट को देना मत, ठीक है। तो मैम नीम का क्या, पत्ते को भिगो के नीम को बॉईल किया है ना, उसका एक ग्लास पानी ले लिया, उसमें फिटकरी डाल दी 2 चुटकी, बस दैट शी कैन डू। मैं तो नॉर्मली बोलती हूँ आप बना के फ्रिज में रख लो अगर आप वर्किंग हो, बस ये उसको ल्यूकवार्म करो, उस टाइम फिटकरी 2 चुटकी डालो एंड जेंटल क्लीन करो एंड कीप इट ड्राई।
टैप ड्राई, रगड़ना नहीं है, यू जस्ट हैव टू टैप बिकॉज स्किन इज ऑलरेडी swollen एंड सेंसिटिव, छिल जाती है। फिर ये लोग आके बोलते हैं मैडम रगड़ खा के छिल गया, सबके पेशेंट यही बोलते होंगे, तो आपको उस तरीके से उसको समझाना, ठीक है। मैम अब हाँ, वन मोर थिंग, अगर जैसे आप बोल रहे हो 5 ml सीरीन से वो पुश करके थोड़ा मैनेज कर पाए तो बढ़िया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स अर्बन सेंटर में जैसे गुड़गांव में भी एप्रीहेंसिव होते हैं दैट दे डोंट वांट टू डू इट देमसेल्व्स। सो इज इट पॉसिबल और यूजफुल कि हम उनको बोलें जैसे आप टब में बैठ जाएं इस तरह के पानी में, हम हिप बाथ दे दें? डू यू थिंक दैट विल बी हेल्पफुल? in that case see one thing, if they will sit in tub and फिर वो ऐसा केगल्स वाला एक्सरसाइज करने बोलो उनको, है ना, जी, कि सो दैट इट इज, जी, उसमें कहाँ दिक्कत आती है, यूरिथ्रा इज ओपन, यस, your infection will go there also, the fungus, है ना, that is why I Okay. avoid, है ना। एंड जब आप बहुत रेगुलर ये सब करते हो लंबा, तो एनल कैनाल की जो रिंग है ना वो भी गिलगिली सी हो जाती है, राइट, मोशन वहां से होना है, तो इसीलिए आई अवॉइड। उसमें व्हाट यू डू इज व्हेन दे कम टू योर क्लिनिक, 2-3 दिन आप कराओ, मेक देम फ्रेंडली विद इट, ओके, देन दे डू इट एट होम, फिर ये लोग कर लेते हैं। दोस्ती कराओ ना, 1-2 बार हमने किया, तीसरी बार हम जी। उसको सिरिंज भर के दे देते हैं कि नाउ यू डू इट, ऑल राइट, है ना। जी जी, इवन पाइल्स फिशर का ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, विच आई डू विद माई ऑयल्स, हम करते हैं 2 दिन 3 दिन। डीप फिशर आई डू इट फॉर अ वीक, देन आई डोंट। पाइल्स में भी मैम ऐसे सिरिंज में जाती आती तेल को push बेटा करके करो तो सिरिंज तो अंदर जाएगी नहीं ना, आपको कैथेटर या कुछ लेना पड़ता है, तो आप 2-3 दिन खुद करोगे पेशेंट का। अगर बिल्कुल थ्रोम्बोज बड़े बड़े से हिमोरॉइड्स है तो मैं मेरे पास ही करती हूँ, देन उसके किसी अटेंडेंट को सिखा देती हूँ, हस्बैंड है, डॉटर है, कोई भी। कैथेटर से कैसे मैम? कैथेटर कनेक्ट करो पतला, जब से पतला कैथेटर, एंड देन पुट दी ऑयल इनसाइड। ओके, जैसे है ना? मैम मात्रावस्ती में भी करते हैं वैसे ही चला जाएगा ना बस ये? वैसे वही हाँ। वैसे ही करना है, तो उसमें पेशेंट करते हैं, मेरे तो सारे पेशेंट्स करते हैं। 3-4 दिन हम करते हैं, एक दिन अपने क्लिनिक में उनसे करवाते हैं, देना ऐसे, बिकॉज सी आई चार्ज 350 फॉर अ सिटिंग, अगर वो 10 दिन आए तो 3,500 हो गया ना, क्यों करेगा। ऑयल मेरा 600 रुपए का है जो मैं बनाया है, मेरा फिशर एंड पाइल्स का, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं चलो हम फिर खुद ही कर लें, तो एंड मैं चाहती भी नहीं हूँ। देखो, इफ यू वांट टू मेक अ पेशेंट, उसकी पॉकेट खाली कभी मत करो, तो नॉर्मली मैं 3rd डे तक सिखा देती हूँ। अब आज मैं एक पेशेंट के हस्बैंड को सिखा के आ गई हूँ, मैं कहा अब आप करिएगा, तो बोले ठीक है। नाउ आई कॉल देम आफ्टर अ वीक जस्ट टू सी कि फिशर ही लो। तो दिस इज हाउ हम अपने प्रैक्टिस को कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑफ कोर्स प्रॉमिसिंग दोगे ट्रीटमेंट, पेशेंट आपका 4 और लाता है ना। जी तो मैम, अब इस, हाँ मैम coming back to the vaginal cleanse wash, could you हाँ, just quickly explain again कि आप जब उसको 5 ml syringe का बोल रहे हैं तो आप उसे कैसे explain करेंगे कि इस तरह से पुश करिए, जो जो वॉश करिए नीम पानी या फिटकरी से? मैं तो देखो नीचे आई की वो ट्रे या पैन है जी, ना, एंड जी, मेरा स्टाफ पुश करता है, उसके बाद कॉटन से उसको क्लीन करता है, कॉटन अंदर नहीं डालते कि रेशा अंदर ना रह जाए, जी, है ना। और जब आप घर पे करेंगे तो एंड मैं अपने पास करा के भेजती हूँ, ये लो सिरिंज अब डालो। And देखो मैरिड लेडीज, दोज हु हैव डिलीवर्ड नो, they will not have problem. they don't have any kind of hitch for that, है ना, Yeah, करते हैं, ठीक है। right, अब thank you. हाँ, अब इसमें बैलेंस ऑफ दोषास, स्ट्रेंथनिंग ऑफ अग्नि एंड टॉक्सिन्स को हटाना। तो टॉक्सिन्स को हटाने के लिए ल्यूकोरिया में हमें पंचकर्म में विरेचन वस्ती नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ लोकल स्थानिक चिकित्सा करना, ठीक है। मतलब हमको इतना बड़ा बड़ा पंचकर्म हर डिजीज में नहीं करना है, अनटिल अनलेस वो कुछ बहुत क्रॉनिक या बहुत ज्यादा ना हो। नरिशमेंट इज जरूरी, वो सबसे बड़ी चीज है, एंड मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। कई बार ये ईचिंग ऐसी विशियस साइकिल हो जाती है कि आपकी नींद उड़ गई, आप ईच कर रहे हो, फिर बोलोगे नींद नहीं आ रही, मतलब वो ऐसा ही चलता है ना। रात भर सोई नहीं, मैम बहुत खुजली हो रही थी, आपने इतना ईच कर दिया कि वहां से उस दिन शुरू हो गई, मतलब दिस गोज ऑन। तो आपको हर तरीके से उसको बैलेंस करना है। देन ये एक वो है कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। चंद्रप्रभा क्यों करना है? क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रखता है जो यहाँ लिखा है, या कुछ और भी है? मैंने अभी बोला ना, यूरिथ्रा एंड वजाइना वेरी क्लोज टू ईच अदर,
your patient of chronic vaginitis or leukorrhea will one fine day get UTI also. So that is why Chandraprabha should be used. वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और वो सब रखता है, पर यूटीआई को बचाता है. ठीक है, तो ये चंद्रप्रभा वटी पुष्यानक तो है ही स्टिप्टिक. दशमूल क्या करता है? पेन कम करेगा, एंड जो वो इंफ्लामेटरी ट्रांसुडेट्स आ रहे हैं उस इंफ्लामेशन को कम करेगा. तो दैट इज व्हाई दशमूलारिष्ट. एंड सारी बातें आसफ क्या है? रक्त प्रसाधन. जो जलन हो रही है, जो रेडनेस है, उसको कम करता है. तो आप सारी बातें आसफ नहीं देना चाह रहे तो सारी बातें वटी आती है, आप वटी दीजिए. सारीवादी वटी आती है. कितने लिक्विड्स देंगे पेशेंट को पीने के लिए? तो यू कैन गिव सारीवादी वटी. कॉमन प्रिपरेशंस पुष्यानुग, अशोकारिष्ट, लोद्र. अच्छा, लोद्र से कभी धोके देखना, योनि धावन करना, बहुत अच्छा होता है. योद्र और यष्टि मधु, ये किस कंडीशन में करेंगे? देखो पेशेंट को जलन है, आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है वजाइना रेड हॉट है, तो आप लोद्र के साथ, क्योंकि लोद्र एंटी इंफ्लेमेटरी है, यष्टि मधु हीलिंग है. दहा होगा तो भी यष्टि मधु वर्क करेगा ना? क्या दहा होगा तो? दहा के अलावा अगर बहुत रेड है ना, सबने देखा होगा पीवी करके पर्सपेक्युलम वजिनाइटिस में, आप टच करो एकदम रेड हॉट है. अगर सिर्फ सिक्रीशन है खूब सारी तो ये यष्टि मधु मत देना, कफ कारक कहीं वो ना हो. ऐसे में आप लोद्र और यष्टि मधु का धावन दो, बहुत अच्छे इफेक्ट्स है. ठीक है. पत्रांगासव, मुस्ली खदिर आदि. मुस्ली खदिर आदि भी अच्छा काम करता है. खदिर है ना, ईचिंग कम करता है. मैडम पत्रांगासव हम एक्सेसिव ब्लीडिंग में देते होते हैं, क्या लिकोरिया में भी काम करेगा? बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा, बल्कि यूट्रस में बहुत अच्छा काम करता है पत्रांगासव. देखे देखो. ठीक है तो मैम. जो मतलब नॉर्मली ब्लीडिंग के लिए है, उनका कॉन्सेप्ट लुकोरिया के लिए भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वो स्तंभन कर रहे हैं, मतलब वो रोक ही रहे हैं ना. सिर्फ स्तंभन नहीं करना ना, इन्फेक्शन भी हटाना है. हाँ, है ना. तो आपको उस केस में फिर मैं पुष्यानुक का कह रही हूँ, मैं पुष्यानुक का फंक्शन भी इसीलिए हुआ ना, लुकोरिया के लिए, क्योंकि स्तंभक है, तो वो लुकोरिया को भी रोक रहा है, ब्लीडिंग को भी रोक रहा है. पुष्यानुक सिर्फ स्तंभक है, लेकिन जैसे पत्रांगासव हो गया, चंद्रप्रभा हो गई, देन उधर सारीवादी हो गया, त्रिवंग हो गया, ये सब जो है ये इन्फेक्शन को. चंद्रप्रभा का तो मैं बहुत अच्छा है. चंद्रप्रभा मैं तो देती हूँ, क्योंकि यूटीआई होता ही है. पेशेंट बोलता है यूरिन में हल्की हल्की जलन या ठनक पड़ रही है, ऐसे वर्ड बोलते हैं ये लोग. मैम चंद्रप्रभा वटी उसको गायनेकोलॉजिस्ट डिसऑर्डर वैसे अदर देन यूटीआई को भी तो कवर करता है, जेनोरिया बस तो देना ही है. ठीक है मैम, कितने दिन देना है? नॉट लेस देन 8 days. फिर आप बुलाओ, फॉलो अप में देखो, फिर आगे बढ़ो. ठीक है. अब सर्वाइकल इरोजन. इरोजन को हम आम भाषा में छाला बोलते हैं, कि बच्चेदानी के मुंह पे छाला पड़ गया. अब छाले में प्रकार हैं बहुत सारे ना, प्रॉपर्टी की वजह से, रेगुलर रिलेशनशिप की वजह से, यंग एज में, ये सब है तो ये बिनाइन है. बट अगर ये छाला क्रॉनिक है, बार बार हो रहा है, तो कब वो स्क्वामो कॉर्नियल कॉल्यूमिनर जंक्शन जो है, ये क्लास ली हुई है, उस जंक्शन को खराब कर दे, देन इट लीड्स टू कैंसर. तो हमको इसीलिए इरोजन को हल्के में नहीं लेना. इरोजन की फोटोज आपको दिखा दो. सी, दिस इज हेल्दी सर्विक्स. ये बिल्कुल हेल्दी सर्विक्स है, एंड थोड़ा बहुत डिस्चार्ज तो सर्विक्स में होता है, एंड इट इज पिंक इन कलर. अब ये देखो, व्हाट इज दिस? ये जो दिख रहा है, दिस इज इरोजन, बट इरोजन इतना डीप नहीं है. इट इज स्कारिंग कर रहा है, टिश्यूज निकाल रहा है, उतना डीप नहीं है. दिस इज द अपर लिप, दिस इज द लोअर लिप, एंड दिस इज द ओपनिंग कैनाल. अब आपको यहाँ रेडनेस दिख रही है, डिस्कलरेशन दिख रहा है, तो दिस इज इरोजन, बट ये ट्रीटेबल है बहुत आराम से. इसको देखो आप, रेड हॉट. सोनाली तुमने मुझसे पूछा था, यहाँ भी रेडनेस है बेटा, यहाँ भी रेडनेस है, रेड हॉट. दिस नीड्स प्रॉपर केयर, हीलिंग एंड डायग्नोसिस. कि कुछ और तो नहीं, क्योंकि ये सर्विक्स हाइपरट्रोफी
आपको इसके लिप्स कैसे दिख रहे हैं? यहाँ लिप्स है, मैम देखो ये तो इरोजन है ना, जो आप ये दिखा रहे हो सर्वाइकल इरोजन है, उसमें नहीं, थोड़ा कम है। मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ बेटा। ये एक हेल्दी सर्विक्स है, इसमें आपके लिप्स बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई तो आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट लिप्स दिख रहे हैं, स्लाइट इरोजन। अब इसमें देखो बिल्कुल लिप्स अलग अलग स्वेल हो गए, है ना, एंड फुल ऑफ सिक्रीशन। तो ये हमारे स्टेजेस हैं, ग्रेडेशंस हैं, है ना। तो इसको हमको कैसे समझना है कि अपीयरेंस पे, कि इफ इट अपीयर्स रेड, वो ये था, इन्फ्लेम्ड जो मोटा मोटा सा हो गया। अब इसमें देखो, ये इसमें हो गया, वो जंक्शन तक पहुंच गया इन्फेक्शन, स्क्वामोकॉर्नियल जंक्शन डिस्टर्ब हो गया ना जी। अब अगर रेगुलर डिस्टर्ब होगा तो इट माइट लीड टू कैंसर। लास्ट स्टेज वाला मैम ऐसा है कि इसके लिए हमें डायग्नोस करना चाहिए। yes, मैंने इसलिए तो बताया कि जो लोग टीवी करते हैं उन्होंने ऐसा भी सर्विक्स देखा होगा, एग्जैक्टली ऐसा भी देखा होगा और ऐसा भी देखा है, है ना? इस वाले में बहुत रिस्क नहीं लेंगे, सबसे पहले इसका टेस्ट करा लेंगे। हाँ, तो वो मैम कांटेक्ट की हिस्ट्री लेके हमें अब हम हमारे पास मतलब अवेलेबल है तो तभी हमें पेप्समेयर को सैंपल दे देना चाहिए। अगर की हिस्ट्री बेटा, हम लोग शहरों में बैठे हैं, जो लोग कहीं गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, पहला। दूसरा, कई बार अनमैरिड लेडीज में ऐसा होता है, एज है 38 40। नहीं, कांटेक्ट मतलब मैम पेप्समेयर का होता है ना कि भाई वो नहीं हुआ हो कांटेक्ट, उसके बाद ही हम मतलब ले तो बेटर रहता है, जैसे 3 days आफ्टर 3 days। नहीं, वो सब तो ध्यान रखना ही होता है, अदरवाइज आप उसको क्लीन करो अच्छे से। ओके, हाँ, और बीटाडीन वगैरह से मत करो क्योंकि वो सब केमिकल्स आ गए। क्लीन इट विद ल्यूकवार्म वाटर, पूरा अच्छे से। कभी भी ले सकते हैं फिर। हाँ, अब ऐसी पेशेंट आपके पास कहीं गांव से आई है, आप उसको 3 दिन रोक ही नहीं सकते, करना ही है। ओके, तो तभी सैंपल ले लो, पीवी किया, कस को डाला है और फिर तभी सैंपल भी ले लो पेप्समेयर, है ना। तो ये चीजें आपको ना अनमैरिज में भी दिखेंगी क्योंकि उनमें वो चेंजेस ही नहीं आए हार्मोनल, तो दे आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शंस। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देनी है। अब इसमें सिम्टम्स में ऑफ एंड ऑन स्पॉटिंग होगी बेटा, इतना इरोजन है, जब खांसी करेगी, जब मोशन जाएगी, बहुत देर बैठी रहेगी तो उसके पैंटी में हल्का सा स्पॉट दिख जाएगा। तो अभी डॉक्टर आई थी, मैंने शायद बताया भी था कल परसों में, मेरी स्टूडेंट सोनोग्राफी कराई, कुछ नहीं निकला। सोनोग्राफी में क्योंकि सर्वाइकल पॉलिप अच्छा नहीं दिखता, उसको छोटा सा पॉलिप था, तो आफ्टर रिलेशनशिप उसको स्पॉटिंग होने लगी बिकॉज शी वाज 42। मैम किसी का माइक ऑन है, इको हो रहा है तो क्लियर नहीं हो रहा है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ मैम। सब बंद कर लो अपने माइक जरा। तो इन केसेस में आपको पेशेंट बोलता है ऑफ एंड ऑन स्पॉटिंग विद स्लाइट डिस्कम्फर्ट, अंदर एक दबा दबा दर्द है, आप प्लीज उसको स्पेक्युलम डाल के देखें, चांसेस है कि सर्वाइकल पॉलिप या सर्वाइकल इरोजन हो। इसको जोर से ब्रश किया तो कई बार जब आप थूकते हो उसमें रेड टिंज आता है ना, सेम इरोजन नीचे है, जो यहाँ आपके ब्रश से इरोजन हुआ वही इरोजन सर्विक्स पे है फ्रिक्शन से। तो ये चीजें अपने को ध्यान देनी है। अब इस कॉजेज में हार्मोनल चेंज से हम लिंक कब करते हैं, जब मीनोपॉज हो रहा हो, क्योंकि बहुत दिन हो गया। मैम, वन स्मॉल क्वेरी, आपने बोला अनमैरिड लेडीज ऑफ 35 to 38 में शो अ पिक्चर लाइक जो आपने थर्ड दिखाई थी, बट देन उस केस में हाउ विल वी एग्जामिन? वी डू इट। एक मिनट बंद करो। हम अनमैरिड लड़कियों में करने लगे आजकल विद परमिशन, वी डू इट। वजाइनल टैबलेट्स इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। तो अगर किसी को स्पॉटिंग ऑफ एंड ऑन है बेटा एंड पेन है, आप डॉक्टर्स टीवीएस सोनोग्राफी करने लगे हैं ना, तो आप विद परमिशन की मैं आपको चेक कर रही हूँ। अब 40 की एज में उसकी क्या वर्जिनिटी चेक करने है ना, ऑलराइट, तो दैट वे, ठीक है। अब कॉजेज में इट इज नॉर्मली, देखो मैंने वही बोला, ग्रोथ ऑफ कॉल्यूमिनार सेल ऑन द आउटर सर्विक्स, क्योंकि स्क्वैमस तो सिक्रीशन देता ही नहीं है, इतना गीला सर्विक्स अगर है तो कॉल्यूमिनार जो सिक्रीशन दे रहा है वही कुछ गड़बड़ हो रहा है ना,
तो उसमें ऐसा सिनेरियो दिखता है। एंड अगर कॉल्यूमिनर स्क्वामस को पार कर रहा है जंक्शन को, तो देन इट इज 99% कैंसर, HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा। ये चीजें हमको ध्यान देनी है। अब इसमें इतने गीले में उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉमन है, जिसकी वजह से ये छुप जाता है। आपको इतना गीला रहेगा, यू विल इनवाइट दी सेकेंडरी इन्फेक्शंस, फंगल, बैक्टीरियल। तो आपको वजाइना में आपने यूं फिंगर डाली, देखा हाँ रेड है, ये तो कर्डी वो डर्टी स्मेल है, इन्फेक्शन है, हमने वजाइनाइटिस दे दिया। थोड़ा सा और नीचे करके देखो, हमेशा सर्विक्स का मुंह दिख जाता है। मुंह अगर ऐसा दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर हमने जो दिया है वो ठीक है, चंद्रबाबा पुष्यानो, कहानी खत्म। लेकिन क्योंकि आप हमेशा जो हम बोलते हैं ना कि पेशेंट स्किन इन्फेक्शंस क्लियरली क्यों नहीं पता चलते, पेशेंट मास्क करके आता है। मास्क माने बहुत दिन लैक्टोकैलामाइन, बेटनोवेट, कुछ भी कैलाड्रिल लगा लोगों के आता है, तो जो ओरिजिनल रैशेस हैं वो दिखते ही नहीं है। तो योर डायग्नोसिस इज ऑलवेज मिस इंटरप्रेटेड, वो मास्क हो जाते हैं सिम्टम्स। तो ये जो गलतियां होती हैं हमसे ओपीडी लेवल पे कई बार, कि हम जल्दी है तो बैठे बैठे बस उसको एक लिख दिया ल्यूकॉल, ये वो नहीं। अगर वो मैरिड लेडी है और वो बोल रही है कि ये रिपीटेडली होता है, एक बार उठ के बस आप भले ही फिंगर डालो मत, स्पेक्यूलम डालो, आपको वजाइना दिख गया, जस्ट डीप और डालोगे, जैसे ही वो अपने पैर पेट की तरफ ले जाएगी आपको सर्विक्स दिख जाएगा। इफ सर्विक्स इज लाइक दिस, फाइन, इवन इफ इट इज लाइक दिस, इट इज ओके, बट इट शुड नॉट बी लाइक दिस। देन इट इज कि कॉल्यूमिनर सेल्स बाहर तक ग्रो हो गए हैं एंड इतनी सिक्रीशन आ रही, क्योंकि सर्विक्स का स्क्वामस जो है वो सिक्रीशन नहीं देता। जो मैं समझाना चाह रही थी वो ये पॉइंट था। क्लियर? प्रेगनेंसी एंड एडोलेसेंस में यस, म्यूकस प्लग बनता है पूरी प्रेगनेंसी में, तो उसमें एक स्पून बड़ा सा थिक सा डिस्चार्ज आ जाए, दैट इज नॉर्मल। नॉन कैंसरस होते हैं ज्यादातर, बट यू कैनॉट इग्नोर, ध्यान देना पड़ेगा। नाउ कम्स दी आयुर्वेद एंड IVF, जो कल मैंने कहा था कि मैं इनके साथ ऐड करती जाऊंगी इन टॉपिक्स को। आयुर्वेद, मैंने IVF की कोई बात नहीं करनी है क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है। आयुर्वेद में IVF करने में आयुर्वेद का क्या रोल है हमें वो समझना है। आपके पास एक IVF फेल लेडी आई है जिसके 3 IVF फेल हैं, पहले पूरा समझ लो कि IVF फेल, क्या ट्यूब ब्लॉक था इसलिए IVF हुआ? नहीं, ट्यूब्स पेटेंट है, तो यानी हम उसको ले सकते हैं फॉर कंसेप्शन, है ना। मेरे 2 पेशेंट्स IVF फेल के कंसीव हुए, उनमें कोई और डिफॉर्मिटी नहीं थी। एक का AMH लो था एंड एक का वो था ओवम अच्छा, फॉलिकल अच्छा नहीं बनता था। तो सबसे पहले क्योंकि वो IVF करा के आई है, शी इज फुल ऑफ हार्मोन्स, आप उसका विरेचन प्लान करेंगे ही, दैट इज मस्ट। बोलो ये मेरा प्रोटोकॉल है, वहां का प्रोटोकॉल आपने फॉलो किया और 2 लाख दे के आए, ये मेरा प्रोटोकॉल है। यू विल गिव विरेचन। मैं आज एक को डांट के आई, AMH is 0.003, A33, न्यूली मैरिड, ट्यूब्स आर ओपन। मैंने पहले ही चेक करा ली फर्स्ट मंथ में, क्योंकि मैंने वही कहा ना, आपके पास समय नहीं है जब आप 35 साल के आसपास वाली लेडी को देख रहे। ट्यूब्स ओपन है, PCOD नहीं है, बट बिल्कुल ओबेस बम। तो मैंने उसको भी बोल के आई, घी पीना है, नहीं पीना है तो आई एम सॉरी, गो फॉर IVF। कल बुलाया है, तो आप उसको विरेचन देंगे ही, दैट इज मस्ट। विरेचन के बाद संसर्जन के बाद वस्ती लेंगे, क्योंकि वात का अनुलोमन कराना ही है। ये हो गया उसका शोधन। अब शोधन के साथ हम दवाइयां क्या दें? तो हमें सिर्फ उसको, क्योंकि AMH लो है अगर, तो रसायन चिकित्सा देनी है। विरेचन के बाद रसायन शुरू करना, विरेचन के साथ नहीं। रसायन इज हेवी टू डाइजेस्ट और उधर हम विरेचन करा रहे हैं, तब मत दो पेशेंट को, तब दीपन पाचन देके घी पिला के विरेचन दे दो। रसायन चिकित्सा में कल हमने शायद डिस्कस किया ही था कि शतावरी घृत ले सकते हैं, शतावरी घृत नहीं, कोई घी नहीं लेना चाहता कि अभी घी पिया मैडम फिर घी नहीं पीऊंगी, तो कैप्सूल्स आ गए हैं, आप वो दो। इनके कैप्सूल्स आ गए हैं, स्टार्ट करो। एंड एक अच्छा सा यूट्राइन टॉनिक अगर आपके एरिया में कोई है, ठीक है, नहीं तो ऐसे में अशोका का कोई भी प्रिपरेशन दे दो, अशोका कंपाउंड, आशोटोन, अशोका रिस्ट, कुछ भी वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि अशोका में वो क्वालिटी है कि वो बढ़ी हुई एंडोमेट्रियम को थिन और थिन को मोटा करता है। इट मैनेजेस दी क्वालिटी ऑफ एंडोमेट्रियम।
तो आप वो साथ में स्टार्ट करो. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विद IVF फेल लेडीज. देन हम उसको जब एक्टिव ट्रीटमेंट देंगे तो फिर प्रॉपर वही जो हमने अभी तक पीछे पढ़ते आए कि ओव्यूलेशन विद फॉलिकुलर स्टडी एंड देन उसके बाद आगे कंसेप्शन के. ठीक है, मैंने जो लिखा है वो मैंने बोला नहीं है, जो मैं करती हूँ मैंने ये वो बोला है. अब इसमें अगर आपको लगता है कि कोई लेडी ऐसी है जिसके पीरियड्स भी स्कैंटी हो रहे हैं और उसकी यूट्राइन लाइनिंग बहुत अच्छी नहीं है, कभी थिन कभी मोटी हो रही है, तो दशमूल जोड़ दीजिए. दशमूल रामबाण है लेडीज के लिए, तो दशमूल जोड़ देंगे तो एटलीस्ट उसका जो वात की वजह से इम्बैलेंस हो रहा है वो कवर हो जाएगा. पित्त को हमने ऊपर विरेचन से बैलेंस कर, जो मैंने अभी पूरा बोला था वही है. और इसमें उत्तरवस्ती, अब जैसे इसी ने आज बोला मैंने HSC कराया, मैं फिर से मैडम प्लीज कुछ नहीं करवाऊंगी. शी वाज, एक तो प्रिंसिपल है किसी कॉलेज में पैरामेडिकल में, तो बड़ी फर्म सी थी. आई सेड ओके मैं तुझे रखने के लिए दूंगी, रख लेगी. शी सेड फाइन. तो योनि पिचू दे देती हूँ मैं ऐसे. आई डोंट फोर्स पेशेंट, क्योंकि if we are not able to give result, वो पेशेंट IVF के बाद हमारे पास फिर वो सीधी हमारी सिर पे चढ़ाई करता है. तो नॉर्मली मैं ऐसे रहती हूँ कि जिसमें टेंशन कम. योनि पिच्चू किसका दिया आपने? फल सर्पादि घृत. यस, बस किसका मैम? है ना, फल सर्पी मतलब फल घृत, वो सर्पी बोल रहे हैं हम, फल घृत है ना. Okay. अब इसको देखो कैसे बेटा कि आपका पेशेंट भी कंफर्टेबल रहे. नहीं तो इस चीज को समझो अपने पे रख के कि हम इरिटेट हो रहे हैं ट्रीटमेंट के टाइम, तो वो ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं आता है ना. हम खुशी खुशी कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस फैक्टर भी नॉर्मल है एंड वी आर हैप्पी टू गो टू द डॉक्टर कि यार ये तो मेरा कुछ कर ही देगी. तो हमेशा एक वेलकम साइन अपने पेशेंट के लिए रखो. ये मैं प्रैक्टिस की कुछ ट्रिक्स तुमको दे रही हूँ जो मैं पिछले 23-24 साल से कर रही हूँ कि व्हेन यू, बहुत रेयरली गुस्सा आता है, अदरवाइज आई एम ऑलवेज लाइक दिस कि अच्छा तुम बोलो तुम्हें क्या करना, फिर मैं उसमें अपना बेस्ट अप्रोच डालने की कोशिश करती हूँ. क्योंकि IVF वाला मरीज ना ऑलरेडी रिट्रीवल फॉलिकल ये वो करा के आ रहा होता है, तो वो इतना पका हुआ होता है ना, तो हमारा एम होना चाहिए शोधन. वो कर दिया ना, चल अब तेरे को ठीक कर. ठीक है. अब उत्तरवस्ती 3 दिन की देने से कुछ नहीं हो पाता इन पेशेंट्स में. आप फ्रेश पेशेंट की उत्तरवस्ती 3 दिन करते हो तो बिल्कुल होता है. तो आप इसमें डेली थोड़ा थोड़ा, तो आप वल्सलम पकड़ नहीं सकते, तो डेली थोड़ा 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 उसके यूट्रस को एक सप्लीमेंट देते रहो. क्लियर हो गया. AMH किसी का बहुत लो है तो नस से अच्छा काम करता है, ट्राई करो. नस से मैंने कल भी बोला था, शुरू में अनु फिर शीर बता. अब वात तो वस्ती है ही, उत्तरवस्ती आप सबको पता है, पढ़ाने की जरूरत नहीं मुझे. विद मेडिकेटेड ऑयल एंड घी, तो मेडिकेटेड ऑयल के बजाय घी इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि रोपण कौन करता है? घी. मैडम प्रणीता बोल रही हूँ मैडम. हाँ, एक पेशेंट है, उसका IVF फेल हुआ. ब्लास्ट बहुत अच्छा बना था, 5 डेज का उसका एम्ब्रियो फ्रीज करके डाला था. इम्प्लांट होने के चांसेस 100% थे, पर उसका फेल हो गया. तो वो मायूस होके आई थी. तो अब मैं क्या करूँ उसके लिए? पहले PCOD था और उसके हस्बैंड में ऑलिगोस्पर्मिया था, पर हमने अच्छे से उसका स्पर्म लेके करवाया था, तो बहुत अच्छे एम्ब्रियो बने. तो 7 एम्ब्रियो बने, तो उसमें से जो अच्छा ब्लास्टो बना तो उसको इम्प्लांट करने की कोशिश करी, पर वो फेल हो गया. तो वो UPT नेगेटिव आया और बीटा STG भी डाउन में आ गया. तो फिर अब क्या करें? शोधन आपने बताया, तो विरेचन. विरेचन, तो किससे विरेचन दूं मैं उसको? भी फलघृत से दे दे. फलघृत. अच्छा, पर वो वेट गेन तो है उसका, वेट पुटअप. कोई बात नहीं, विरेचन से वेट लॉस होता है. मैंने हर पेशेंट में 3 से 4 किलो गिरता देखा है. एक आध जिसका नहीं हुआ है कि 6 वेग आए खाली, उसमें 1-1.5 किलो, पर 12-14 वेग वालों में तो 3 से 4 किलो लॉस होता है. ऐसे फलघृत से विरेचन देंगे तो कितनी मात्रा देंगे फलघृत घी की? वो आपके पेशेंट का आप थ्रेशोल्ड देखो, 30 से स्टार्ट करना है कि 50 से, वो पेशेंट का. अब जैसे मेरी वाली है, उसको तो मुझे लग रहा है मुझे 10-15 ml से स्टार्ट करना पड़ेगा. वो तो 30 सुन के कर रही थी, मुझे वॉमिट हो जाएगी, मुझे वॉमिट हो जाएगी. तो वो है तो बड़ा पेशेंट मुश्किल मैडम, वो घी में स्मेल बहुत है. तो प्लेन उससे कह दो. अगर ऐसा कुछ है तो गौघृत से कर दो, शुद्ध गौघृत, उससे कह दो. ओके. अच्छा है ना, तो आप उससे कर दो. देखो नहीं मैडम, करने से तो बेहतर है कि उससे कर दो.
अच्छा ठीक है मैडम। वो और एक और पूछ रही हूँ, जैसे फलग्रित का हमने दे दिया, फलग्रित दोनों में से कोई एक भी चल जाएगा ना मैम? बिल्कुल। तो वॉग्रेट लोग मैडम ले लेते हैं क्योंकि मीठा होता है ना, वो ले लेते हैं। हाँ मैडम, जैसे विरेचन उसको दे दिया तो कितने दिन के लिए मैं ये सब करूं, क्योंकि उसका आफ्टर 20 days सेकंड वाला प्लान कर रहे हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि उससे तो अच्छा फिर उसका एक वस्ती बार। दे, फिर विरेचन मत दे, फिर वस्ती दे दे। अगर प्लान ही कर रही है सेकेंड आईवीएफ तो वस्ती दे दे। फर्स्ट मेरी एक फलग्रित का पेशेंट ही। का हुआ है प्रणीता, मेरी एक पेशेंट का ये हाँ किया है एंड अच्छा उन्हीं के पास हुआ है आईवीएफ सक्सेस। अच्छा। एडिनोमाइसिस, यस एडिनोमाइसिस था, एज 42 एंड वो आई सिर्फ मेरे पास यही कह के थी कि मैम मेरी फ्रेंड ने भेजा है कि उनके पास बच्चे हो जाते हैं तो आप मेरी यूट्रस की हेल्थ अच्छी कर दो, नहीं तो होगा नहीं। तो मैंने उसको लेखन वस्ती दी थी अच्छा लेखन बस्ती दे दो। बस, क्योंकि उसका एडिनोमाइसिस कम करना था मुझे। एंड देन नेक्स्ट मंथ शी केम आउट टू बी पॉजिटिव, अब तो 5-6 मंथ चल रहा है उसका। अच्छा बट वो इतना ठीक डरती थी कि बोलिए आप उनको बोलना मत कि मैंने बंद कर लिया। मैं किसी के पास नहीं जाती बेटा, मेरे ओपीडी में तुम लोग आए हो बस यहीं खत्म कहानी, मुझे कहीं अच्छा नहीं जाना बोलने। आई जस्ट वांट कि यू शुड बी हैप्पी। तो शी इज पॉजिटिव अप टू 5-6 मंथ है। अच्छा ठीक है। एज 42। बाप रे बहुत है। हाँ वही कह रही हूँ, तो कर बस्ती दे दे अगर नेक्स्ट प्लान कर रही है, क्योंकि उसके एम्ब्रियो रखे होंगे तो नेक्स्ट साइकिल में हाँ फिर करना होगा। तो हाँ बस्ती हाँ दे, फिर विरेचन बस्ती मत जा क्योंकि पेशेंट के पास उतना टाइम ही नहीं है। ठीक है। तो ठीक बस्ती, है, बस्ती किसकी दे दूं? लेखन देना, त्रिफला। लेखन दे, हाँ बिल्कुल, त्रिफलाग्रित। है ठीक है। ना, ठीक है। हाँ चलो अब ठीक है मैम। कहाँ थे हम? योनि प्रक्षालन, कोई इरिगेट, पिच्चू धारण। तो पिच्चू सबसे इजी चीज है, ठीक है। मेरा तो मन है कि जैसे टैम्पून्स आ गए ऐसा कोई टैम्पून हम यूज करके देखे पिच्चू में, वो पड़ा रहेगा अंदर बहुत अच्छे से। आई गिव अ ट्राई, एक आध कोई इट्स अ टैम्पून गुड का आइडिया मैम। टेम्पून को भी उसमें भिगो के हम रख सकते हैं। हाँ मेरा आई बहुत विल मन ट्राई। है, पर टैम्पून का पैकेट कहीं बाजार से लाते हैं क्योंकि अब हमारी तो हो गई कहानी खत्म। तो मैं बहुत बार सोचती हूँ कि नहीं मैडम, टैम्पून को, आपने बड़ा बड़ा अच्छा आइडिया दिया। मेरे पास कल ही आनी है इस तरह की एक पेशेंट, उसको आई विल ट्राई आप टेम्पू। ये देखो टैम्पून से फायदा क्या होगा पता है? पूरा वजाइनल कैनाल अप टू सर्विक्स इरिगेट होता रहेगा, जी जी है ना। जी, आई विल ट्राई। मैम, करो और फिर मुझे बताना। जी मैम। मैम जब पेशेंट मैं कंफर्टेबल थी तो फिर मैं भी यही स्टार्ट कर दूंगी टैम्पून से। मैम योनि पिचू जब मैं दे एडवाइस करती हूँ पेशेंट्स में, तो जैसे आप वो कॉटन से और बैंडेज से बना के आप उनको दिखा भी देते हैं घर में करने के लिए कि आप इस तरह रखिए। मैं हमेशा दोनों ऑप्शन देती हूँ। तो सम women आर ऑलरेडी यूजिंग टैम्पॉन्स फॉर देयर पीरियड्स, सो उनको जब बोला जाता है ना कि आप ऑयल में डिप करके इसे डाल के रख दीजिए, जैसे चाहे 2 घंटे भी रख दीजिए, वर्किंग वुमेन है या क्या, so they sometimes choose and some of them come and say that the cotton ball was better and some of them say we are more comfortable with tampons. So चलो, it depends on what they accept. Yeah. एक्चुअली इट डिपेंड, इट इज पर्सन टू पर्सन, सी Yes. Yes. डिपेंड्स, है ना। किसी को कैसा चीज पसंद, वी ऑल वैरी। आप जितने लोग जुड़े हुए हो हम सबका लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग है, तो इट इज बेटर गिव द चॉइस टू द पेशेंट कि तुम्हें क्या ठीक लग रहा है, डू इट विद दैट, Yes. है ना। Thank you. अब इसमें हम कॉमन आयुर्वेदिक हर्ब्स फॉर इनफर्टिलिटी, प्रणीता ये तुम ट्राई करो, है ना। तुम उसको हाँ, मैडम। ओव्यूलेशन वगैरह इंड्यूस नहीं कर रही हो, लेकिन तुम उसकी क्वालिटी जो है ना, उसको अच्छा करना है। तो तुम दशमूल है, अशोका है, इनका कॉम्बिनेशन उसको पीने बोलो। अभी शतावरी मत अच्छा देना, इनको पीने अच्छा बोलो, है ना। 10 ठीक है। हाँ बिल्कुल, मतलब हम अपनी तरफ से तो जितना मैक्सिमम उसको दे सके कि उसका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए, हमारा एम वही है ना। तो आप करो इसको स्टार्ट एंड गिलोय करो, क्योंकि रिजेक्शन जब किसी चीज का है यानी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और वो जो आया है उसको हम भगा रहे हैं। तो एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर ऐड कर दो, उसमें गिलोय से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो उसको ठीक है। सुबह गिलोय खाने बोलो और बाकी उसको दशमूल और अशोका पीने बोलो। आशुटोन ठीक है। पीने बोलना, आशुटोन जो है ना वो लाइनिंग बहुत अच्छी करता है। अच्छा आशुटोन और दशमूल, ठीक है। अशोका रिस्ट मत दे, ठीक है। आशुटोन मत दे, ठीक है। और आशुतोष ब्लॉक ओके। ट्यूब्स में तो एडिशंस या स्कार्स जो भी है उसमें है ही, पुनर्नवा, पुष्पधनवा, गुरुची, गिलोय, शिग्रू, ये क्या मैं बोलने वाली थी अभी, लोद्रा, सब ये सब ब्लॉक ट्यूब्स में लॉन्ग टर्म दो। हल्दी, काली मिर्ची एक कैटलिस्ट का काम करती है। तो चरक ने अभी सब मेडिसिन को कैसे निकाला है, हल्दी प्लस, सलाकी प्लस, गोक्षुर प्लस,
उसमें क्या है, गोक्षूर विद ब्लैक पेपर, तो इट इज अ कैटलिस्ट व्हिच विल एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ गोक्षूर। मैडम इससे अच्छा साथ साथ हम गोमूत्र हरित की दे तो रोज रात को, ये फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉक में वो बड़ा अच्छा लेखन करती है। गौमूत्र लेखन कर रहा है और हरित की तो है ही अपना, तो इसमें और पर इसके साथ में ट्राई करो वही टैम्पून वाली बात कि हम वो इंसर्ट करें, है ना, ठीक है। मैंने फिर इसकी मैम जैसे अशोक का शीरपाक भी दे सकते हैं क्या मैम? दे सकते हैं रति, पर देखो फिर कैसा होता है बच्चे, अगर वो वर्किंग लेडी है, वो नहीं बनाती, वो आपके कहने पे 8 दिन करेगी, 9वें दिन से छोड़ दे, है ना। ओके मैम, अगर ओके। हम बना के दे रहे हैं तो जरूर लेगी, वो खुद नहीं बनाएगी। मैडम आशुटोन के बारे में बताना है, मैंने भूल गई क्या बताया आपने। आशुटोन, उसका नाम ही देखो टोन है ना, इट टोन्स द लाइनिंग, मैंने उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे। नहीं वही पूछ रही है कौन सी कंपनी का है आशुटोन सिरप है ये? सॉल्यूमिक्स का आशुटोन सिरप 5 TSF BD ना 10 to 15 10 to 15 ml। यस, ठीक है। Ma'am, Virachin is given for how many days, ma'am, usually? देख विरेचन आई प्लान फॉर 5 to 7 days, नॉर्मली मेरे मैक्सिमम पेशेंट 5 डे पे बोल जाते हैं। हम कब हम स्नेहपान रोकते हैं, देखो जब पेशेंट को लूज मोशन होने लग जाए या उसको उद्गार वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगे, तो ऐसा लगता है ना ये तो ऊर्ध्व गति की तरफ जा रहा है, गलत है ना, विमार गमन हो रहा है, तो फिर हम स्नेहपान स्टॉप कर देते हैं और बोलते हैं चलो भाई अब तुम आ जाओ इसके लिए, विरेचन के लिए। तो ज्यादातर पेशेंट 5 डेज के बाद मेरे 1-2 पेशेंट मेरे ऐसे थे, और वो भी कौन, ये मैंने ऑब्जर्व किया, दोनों हाइपोथायरॉइड थी, तो हाइपोथायरिज्म ड्राइनेस लाता है बॉडी में, मे बी इसीलिए उनका स्नेहपान लंबा चला, 1 का 9th डे तक गया, है ना। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. तो ये आप देखना, आपके पेशेंट में ऑब्जर्व किया करो कि कौन कौन ऐसा कर पा रहा है कि लंबा ले पा रहा है, तो कौन ज्यादा ऑयल लगाता है, जिसकी बॉडी ड्राई होती है, जिनकी ऑयली है उनको विंटर्स में भी जरूरत नहीं पड़ती, तो ऑलरेडी स्नेह ज्यादा है, तो जब हम बाहर से देंगे तो उसको नोजिया प्यूकिश सा लगेगा, वो 5th-6th डे पे ही फुल हो जाता है, और ये वाले लंबा खिंच जाते हैं। बेटा स्वेदन कब देना है रिद्धि? स्वेदन का बच्चे ये है, जैसे ही उसको पहला सिम्टम आपके घी का आने लग जाए, आप वहां से स्नेहन स्वेदन शुरू कर दो, कैन बी 3 days, कैन बी 4 days। बहुत सारे लोग स्नेहपान के बाद 1 दिन रेस्ट देके विरेचन देते हैं, बहुत सारे लोग 2 दिन रेस्ट देते हैं। मैं पेशेंट की उस पर देख लेती हूँ कि अगर उसके पास टाइम है तो 1 दिन रेस्ट देके देती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट डे ही विरेचन दे देती हूँ। तो ये आप पेशेंट को देखो और फिर उस हिसाब से डिसाइड करो। अब हर्ब्स में मैम क्या हम उसमें प्रोलेप्स में भी टैम्पोन यूज कर सकते हैं पिचू के लिए? ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाँ, वो एक क्योंकि उसको पेशेंट पीछे धक्का दे देगा। जी मैम, क्योंकि एक पेशेंट है वो 60 और समथिंग है, तो उनको प्रोलेप्स हो रहा है, सेकेंडरी है, तो वो उनको ना हेक्टिक हो रहा है। नहीं रागिनी, पर ये देखो 60 है बेटा, 60 में उसकी पेल्विक मसल्स बिल्कुल पजामा जैसी लूज हो गई होंगी, टैम्पून तो पतला होता है, ये बॉल फिक्स हो जाएगी, वो भी नोट करो, क्योंकि आपके पेशेंट को मैंने देखा नहीं है ना, तो दैट यू हैव टू सी लाइव, आपके पेशेंट्स आपके पास है ना। यस मैम। मैम उनको कॉटन का रखने में बहुत हेक्टिक लगता है, वो बोलती हैं कि बार ये निकल जाता है कहीं कुछ नहीं कुछ ऐसा। उसको तुम नहीं 1-2 दिन अपने यहाँ करो, असेस दी साइज कि उनको क्या फिट हो रहा है, एंड बस फिर वो बॉल विद अ स्ट्रिंग बना के उनको दे दो। ओके मैम, उसको रखे, है ना। जी मैम, थैंक यू। मैम विरेचन के लिए क्या दे सकते हैं, इच्छा बेदी या फिर त्रिवृत्त ले हमें? इच्छा बेदी अच्छा नहीं लगता, पेट दर्द होता है, आई यूज त्रिवृत्त, अभियादी मोदक या त्रिवृत्त। त्रिवृत्त का कितना डोज देना है मैम उनको? कोष्ठ पे है आपके पेशेंट के, 5 चम्मच 6 चम्मच कई 8 चम्मच ले लेते हैं, 8 चम्मच माने 5 ग्राम का 1 चम्मच 40 ग्राम, है ना, तो आपके पेशेंट के कोष्ठ पे रहेगा ये। अगर मैं बोलूं मेरे लिए तो मैं तो 15 ग्राम में ही हिल जाऊं, मृदु कोष्ठी हूँ, है ना, तो पेशेंट के उसको देख के आप करो। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम मैंने एक डॉक्टर के पास देखा है, विरेचन के समय है ना स्नेहपान से ही वो स्नेहन और स्वेदन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आफ्टर स्नेहन स्वेदन। फर्स्ट 2 डेज तो नहीं करती, नॉर्मली 3rd डे या 4th डे से स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, और फिर उस विश्राम दिन के बाद विरेचन देना है मैम?
मैंने उसको रेस्ट डे बोला। आप महाराष्ट्र के हो क्या रोहिणी? यस मैम, यस। तभी विश्राम बोली, मैंने उसको रेस्ट डे बोला। देखिए, एक दिन का रेस्ट, है ना? यस मैम, यस। अब ये मैंने आपको सब स्लाइड्स भेजी है, इसको पढ़ना, क्योंकि ये बहुत बार हम कर चुके हैं। शतावरी, गोक्षूर, त्रिफला, पुत्र जीवक, ये पहली बार ला रही हूँ। पुत्र जीवक, ये हर्ब्स इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करती हैं, नाम ही है पुत्र जीवक। तो यानी ये पूरे जेनाइटल की वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हैं जो रिक्वायर्ड है। फॉलिकल का बनना, मतलब बन के बड़ा होके निकलना, एंड देन यूट्रस को रेडी रखती है। तो पुत्र जीवक इज गुड। थोड़ा सा खाने में मुश्किल है, मिक्सी में चलवा दो, पाउडर खा लेगी पेशेंट। बला, बला जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ को देती है और वात को बैलेंस करती है। बला मूल दे सकते हैं, नहीं तो बला रिष्ट आता है, बट रिष्ट मैं तो मना करती हूँ। तो शीर बला कैप्सूल्स आते हैं, आप वो दे सकते हैं, वो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल अच्छा रखते हैं। तो इसमें मिस कैरेजेस के चांसेस, ये आईवीएफ के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, मिस कैरेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं। जीवंती इज अ जीवनीय गन, जो ओव्यूलेशन के बाद देना चाहिए। लाइनिंग अच्छी बनती है। इसमें एलार्सन की लेप्टाडीन टैबलेट है, इट इज गुड। अश्वगंधा अडेप्टोजेनिक है। बस अब इसमें क्या क्या पूछना है मुझसे पूछो। मैम अशोक अरिष्ट कब कब दे सकते हैं, मतलब उसका बेस्ट इंडिकेशन क्या है? जिस पेशेंट को कभी ब्लीडिंग कम कभी ज्यादा है, मैक्सिमम टाइम उसको ज्यादा ब्लीडिंग है, उसमें अशोक करेंगे। अगर किसी को मैक्सिमम टाइम कम है तो उसको कुमारी आसव या दशमूला रिष्ट देंगे, ठीक है। और जिसको हमेशा ही ज्यादा ब्लीडिंग है तो उसको लोद्रासव, पत्रांगासव, उशीरासव ये देंगे। और मैम जो यंग गर्ल्स होती है 10 to 11 एज में मिनार्की हो जाती है, तो जो सिम्टम्स होते हैं उसको कैसे मैनेज करने के लिए, मतलब कह सकते हैं यूटेराइन टॉनिक के तौर पे? कौन से सिम्टम्स? मैम जो मेंसेस है वो बहुत ही पेनफुल है, उसके अलावा जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा डार्क है, और उससे मतलब कि एकदम फिशी सी स्मेल है। स्मेल है तो इन्फेक्शन है बेटा, है ना, तो फिर लोद्रासव। और मैम नॉर्मल अगर मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ स्मेल नहीं है, और देखो वैसे ही यूट्राइन टॉनिक देना है तो ईव केयर अच्छा है, हिमालय का। M2 टोन अच्छा है, यूगानाटोन टीन्स करके एक आ रहा है, वो अच्छा है। टीन्स इज फॉर टीनेज, उसमें ये पेनफुल मेंसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैम एक नुस्खा मैं बताऊं टीन का? यूगानाटोन टीन्स, एक फॉर्मूला मैं बताऊं मैम जो काफी कामयाब है। चतुर्बीज, चंद्रशूल के बीज, मेथी, कलौंजी एंड अजवाइन, इनको तो ये सबको बराबर मात्रा में लेके बारीक पीस देती हूँ मैं तो, और कपड़ छान करके वो पीरियड्स आने से 10 दिन पहले 1 चम्मच सुबह शाम आप बना के देते हो पेशेंट को? हाँ जी, मैं अपने पास से डिस्पेंस करती हूँ ये। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सब सीखो बेटा, है ना ये। yes, अब इसमें देखो कलौंजी जो है वो हार्मोन बैलेंस करती है ना, तो उसका जो स्पर्ट है, जो फ्लक्चुएशंस है वो ठीक करेगी। वो उन्होंने जो यूज किया वो परफेक्ट किया। यस मैम, बस वो यंग बच्चों को थोड़ा कन्विंस करना पॉसिबल नहीं रहता है, मतलब टेस्ट के से। सॉफ्ट मिला दे यंग उसमें। गर्ल्स को ही देती हूँ मैं, काफी आराम से लेती हैं। ओके ओके, मैं ट्राई करूंगी। मैडम ये जीवंती है, जीवंती का जो कैप्सूल आपने बताया है, ये जैसे जीवंती का आपने बताया ना कैप्सूल लेप्टाडिन, इसको जैसे अब मेरी एक फर्टिलिटी के लिए पेशेंट मैंने करनी है फॉलिकल स्टडी के लिए, तो वो कल आएगी, तो मैं क्या कल से इसको शुरू कर सकती हूँ? नहीं नहीं, फॉलिकल निकलने के बाद करेंगे। और क्या डोज दूं इसकी, सुबह शाम जी? हाँ सुबह शाम, एक सुबह एक शाम कैप्सूल, ठीक। और मैम एक पेशेंट है मैम, पूछो हेलो पूछो मैम। आप। हाँ
एक पेशेंट है सर्वाइकल इरोजन की, वो काफी टाइम से आ रही है मैम, लाइक वो 6 मंथ से भी अप हो गया है उसको, मतलब ये योनि धावन भी दिया है मैम, ये अपना त्रिफला क्वाथ एंड पंचवल्कल क्वाथ से योनि पीछू भी रखने दिया था, और उसके इन्फेक्शंस काफी ज्यादा थे, मतलब वाइट डिस्चार्ज वगैरह ज्यादा थे, तो फिर उसको क्लिंजन फोर्ड दिया था, मतलब प्रेसरी वजाइनल प्रेसरी दिया था, तो वाइट डिस्चार्ज तो कम हो गया, बट उसका जो सर्वाइकल इरोजन है ना, वो अभी हील नहीं हुए हैं, मतलब अभी ठीक जातियादी होते हैं एंड देन एक जातियादी ट्रांसपेरेंट यूज सा। जातियादी यूज किया था। मैम अभी उसको जाते आदि तेल का पीछू रखने बोला है, तभी वो 7 मंथ, मतलब वो कल आने वाली है अभी ओपीडी में, तो अभी देखेंगे कैसा है उसको, जब हम देखते हैं स्पेकुलम अंदर डालेंगे एंड उसको ना एक ट्रांसपेरेंट सा मतलब लेयर सर्विक्स पे रहता है, जब हम उसको गॉज से क्लीन करेंगे, बीटाडिन क्लीन करेंगे, तो फिर एक दिखता है कि उसको कॉल्यूमनर सेल्स है, मतलब वो हील ही नहीं होता, उसका पेप्समियर भी करवाया था, बट पेप्समियर में वो ऑल गुड था, मतलब कुछ था नहीं, और उसका एज है पैप्समियर में मैम 44 इन्फ्लेमेटरी एज। आया था। पैप्समियर में इन्फ्लेमेटरी नहीं आया था। मैम, तो क्या आया था? नहीं नहीं मैम, क्लियर अभी नॉर्मल था, मुझे याद नहीं आ रहा है, रिपोर्ट काफी टाइम फिर हो एक गया काम उसको, करो, बट स्पंज वो होल्डर नॉर्मल से, था। हाँ स्पंज होल्डर से कॉटन स्वाब को लो, बिल्कुल अच्छे से सर्विक्स को ड्राई करो, सिक्रीशन हटा के, फिर नेक्स्ट कॉटन स्वाब में जातियादी लेके और वहां पे लगाओ। इरोजन है बेटा, छाला है, तो जातियादी घृत लगा दे। अच्छा ठीक अच्छा, है, तेल के छाले नहीं है बजाय। मैम, वो बस इरोड हो गया एकदम, पूरा अरे सर्विक्स का ना एक लेयर ही चला गया है। रोड को आम भाषा में आदमी क्या बोलता है, मुझे छाले हो रहे हैं, है ना। हमारे को मुंह में अच्छा, छाला होता है, मम्मी मलाई या घी लगा देती थी बचपन में, हमने वहां हाँ भी हाँ वही हाँ हाँ हाँ, बस। और तेरे को लग रहा है कि नहीं मुझे घी नहीं लगाना, तो जात्यादि में धीरी में दादी लगा दे या यष्टि मधु लगा दे। ठीक है, एंड यशी मधु। डू इट योरसेल्फ। 50 रुपए चार्ज कर, क्योंकि तेरी पेशेंट इतने महीने से आ रही है, देखो उसको ठीक करना है। बिल्कुल कॉटन में लो, स्पॉन्ज होल्डर से बिल्कुल उस पे ऐसे टक टक करके टच करके उसको छोड़ दो, कहना अब आप जाओ, कल फिर आना, अपनी मेहनत के 50 रुपीज ले ले, एंड 8-9 ओके दिन में मैम। डिफरेंस दे। इससे हमने क्या सीखना है कि यस ये कॉम्बिनेशन काम कर गया, फिर अगली से 100 ले लेना। ओके ठीक है, अभी कम ओके ले, मैम, यष्टि मधु ग्रुप दे बोल रहे हो आप? नहीं तेल ले ले। यष्टि मधु तेल। अगर तुम्हें ओके घी ओके मैम, घी करती हूँ। डिफिकल्ट लग रहा है कि मैं मेल्ट करूं कैसे करूं, ऑयल ले ले, पर प्लेन जात्यादि के साथ कुछ और ले ले, सो दैट वो अच्छा, हील करते है ना, बेटर रिजल्ट देते हैं। ओके हाँ ओके मैम, वो काफी टाइम से परेशान है पेशेंट मैम। इसीलिए, बट सबसे पहले एरिया पूरा क्लीन करना बेटा, क्योंकि हाँ हाँ तेल हाँ जो मैम। है वो फंगस को ग्रो कराने के लिए मीडिया होता है। अगर फंगस और हम कर दें तो और बेचारी परेशान हो जाएगी। ठीक है, वो एंटीबायोटिक भी खाया है मैम उसने। पत्रांगासव इसमें दे सकते हैं क्या मैम, ओरली? बिल्कुल दो, 15-15 ml 2 बार। ओके, क्योंकि आपने बोला कि पत्रांगासव से जो वहाँ पे डिस्चार्जेस है वो थोड़ा सा मतलब ये हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कम होता है दो। ओके मैम ओके मैम, थैंक यू। मैम रागिनी, पहले रागिनी बोल ले, फिर नमिता बोल ले। बोलो रागिनी। ये नॉर्मल हाइजीन के लिए आयुर्वेद में कुछ रहता है क्या, जैसे डेली वेयर में हम लोग भी यूज करते हैं तो उसके लिए, उसमें तो वी वॉश आता है, लेकिन अपने आयुर्वेद में कुछ आता है क्या? देखो ये जितने वॉशेस है बेटा, उसमें लैक्टिक एसिड, टी ट्री ऑयल है ना, जी ये फ्लोरा खराब कर देते हैं। जी। आप, मैंने वही बार बार बोलती हूँ, फिटकरी का पानी करके देखो, हफ्ते में एक बार, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और मैम डेली अगर हैबिट है तो फिर? डेली हैबिट गलत है, आप डॉडेलिन बैसिलस बैक्टीरिया को मार रहे हैं, डेली जी मैम। हैबिट की तो कोई जरूरत नहीं है। ओके मैम मैम अगर जैसे कोई नमिता सर्वाइकल, बोलो, नमिता। मैम लेप्टाडिन टेबलेट मिल्क सप्रेशन के लिए भी देते हैं? यस, जीवनीय गन है ना, देगा वो इफेक्ट देगा। मैम और मैं हिस्टेक्टोमी होने के बाद भी पेशेंट को वाइट डिस्चार्ज होता है, बहुत सारे ज्यादा होता पेशेंट है, हैं ऐसे। अगर उसकी हाँ ओवरी निकल गई है तो और प्रॉब्लम होती है, वजिनाइटिस हो जाता है, लाइनिंग और थिन हो जाती है अगर ओवरी निकली है ना। कोई दिक्कत हेलो नहीं, मैम। तो ट्रीटमेंट दो ना। हाँ यस अर्पिता। मैम।
मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि पिछले मंथ में मैंने ब्लड डोनर्स डे पे मैंने ब्लड डोनेट किया था। दो मेरा बीपी लो रहता है बट मुझे उस दिन मतलब मेरा एचपी अच्छा था 13, तो मैंने 360 ml अपना ब्लड दे दिया था। मतलब मैं अभी प्रोफेसर हूँ एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में। अर्पिता तो कितनी एज है? मेरी मैम 29 अब हो जाएगी सितंबर में। तो प्रोफेसर भी बन गई 29 में? मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर मैम। हाँ, आवाज तो इनोसेंट सी आवाज आ रही है, प्रोफेसर बन गई। बोलो। तो मैम मैंने नोटिस किया था, मतलब उसके बाद ही मुझे फीवर और जहाँ से ब्लड दिया था मैंने, वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी हो गई थी, वो भी ठीक हो गया। बट जब मेरे मेंसेस हमेशा रेगुलर होते हैं, बट आफ्टर द ब्लड डोनेशन मेरे मेंसेस 6 दिन पहले आने लगे और इस बार भी मेरे वीकली मतलब एक हफ्ता घट के आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? मुझे ऐसा डोंट रिलेट इट विद दैट। नो, तुम रिलेट कर रही हो। ब्लड डोनेशन से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तुम एक सोनोग्राफी कराओ और मुझे बताओ, ठीक है? ओके ओके मैम। बट मैम ये अभी तो हुआ मैम, आप जैसे ब्लड दिया उसके बाद मुझे फीवर आया, उसके बाद ही ये सारा कुछ हुआ। फीवर रिएक्शनरी होता है बेटा, बॉडी से कुछ भी इन्वेजिव चीज होती है तो रिएक्शनरी फीवर्स आते हैं। और बहुत हाई नहीं आया था या ओके था, लो ग्रेड था? क्या मैम? फीवर बहुत हाई था या लो था? 100 मैम बहुत हाई था, बहुत गर्म बॉडी हो गई थी, पूरा रेस्ट। नापा था फीवर? नहीं नापा नहीं था, बट मैं बहुत लूज हो गई थी एकदम, हार्ट टैकीकार्डिया वगैरह। देख बच्चे, अगर फीवर हाई था तो इन्फेक्शन होगा, अदरवाइज लो ग्रेड फीवर इज रिएक्शनरी। पोस्ट सर्जरीज भी होता है रिएक्शनरी फीवर। आप वैष्णो देवी चढ़ के उतरो तो भी फीवर आता है, बिकॉज व्हेन योर बॉडी वर्क्स एक्स्ट्रा, उसका रिएक्शन है फीवर, है ना? बस इसलिए मत घबरा, सोनोग्राफी कराओ फिर बताओ मुझे। मैम ओके मैम। मैम जो पेशेंट, जैसे कई बार प्रेगनेंसी वाली जो पेशेंट्स होती हैं वो कभी कभी कंप्लेन करती है कि उन्हें इन बिटवीन कभी स्पॉटिंग होती है, कभी ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे में हम उनको आयुर्वेदा का क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? रक्तस्तंभक टैबलेट, पर प्लीज पहले सोनोग्राफी करा लेना कि लो लाइन प्लेजेंटा प्रीविया कुछ तो नहीं है, वो पहले चेक कर लो। मैंने सोनोग्राफी अभी जून में कराई थी। देनी है? टू, अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो 2 BD, नहीं तो 1 BD फॉर 5 days 7 days ऐसे दे दो। अर्पिता, मैंने ब्लड डोनेशन से पहले ही सोनोग्राफी कराई थी, तो उसमें आया था कि बोथ ओवरीज आर नॉर्मल एंड डोमिनेंट फॉलिकल इज सीन, ऐसे कुछ आया था। मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया था वेदांता में, तो वहाँ कुछ नहीं था, सारा नॉर्मल था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। अशोका रिच फीलिंग 2 महीने, फिर बता, है ना? फोन नंबर तो रहेगा ना, 2 महीने बाद बता फिर। जी मैम, ओके थैंक यू। बताओ। हमें अर्ली मेनोपॉज में कुछ कर सकते हैं? कितना अर्ली है? 43 44। 43 44 में मत करिए। आप क्यों स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं? फिर वो स्टिमुलेट हो गया तो इरेटिक हो जाएगा। डोंट, 42 43 इज ओके। लेट द पेशेंट हैव मेनोपॉज, जाने दे, है ना? शी इज लकी अगर उसको मेनोपॉज आ रहा है और पीसफुली आ रहा है, क्योंकि आज में मैक्सिमम पेशेंट्स परेशान है। एंड अगर पीसफुली मेनोपॉज आ रहा है तो हम बस अब क्या करने वाले हैं कि उसको अर्ली मेनोपॉज की वजह से बोन और ये सब में प्रॉब्लम्स ना आए, वो टेक केयर करना है हमें बस। तो उसके लिए कुछ दे सकते हैं मैम मेडिसिन आयुर्वेद? नहीं, पर पहले चेक तो करें कि उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा तो नहीं है। हाँ, बोन के लिए जरूर दे दो, अस्थि पोषक दे दो, अस्थि बल दे दो, अस्थि पोषक दे दो, लाक्षादी दे दो, है ना? बट बाकी कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल इज नॉर्मल, तो कुछ मत करिए। ब्राह्मी एंड बोन स्ट्रेंथ बस, सो दैट पैटर्न, हाँ, वो डिप्रेशन में ना जाए, इरिटेबल ना हो, उसके लिए ब्राह्मी दे दें और बोन स्ट्रेंथ के लिए दे दें। कोई पैटर्न ड्रग है इसकी मैम? कैल्शियम, अस्थि पोषक, अस्थि बल अच्छी है, बियोस्टियो अच्छी है, हिमालय की मिनोसान अच्छी है, इवोनोवा अच्छी है, चरक की। Okay ma'am, thank you. Ma'am, I have a patient of 13 years. She is using V-Wash regularly. How to
tell her not to use it, and what can Just be the make her alternative? if she is educated, Ishika, just make her understand कि आपका जो वजाइना का फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होगा, जो I उसका have मीडियम told her multiple times, like she is very addicted to it. According to her, if she is not using it, she doesn't feel comfortable. After coming back from school, she uses it. Even her एज mama is कितनी है? like, okay, एज कितनी है? एज कितनी है? ma'am, 13 plus, almost 14 है. इतनी सी बच्ची को इतनी समझ कैसे आ गई? वो तो मुझे यूट्यूब का लगता है इस्तेमाल बहुत करती है क्या? maybe like हाँ. she saw it her mama to use it, I feel, according to her mama. Then make her mother understand this is not a good sign. 13-14 साल के बच्चे को तो समझ ही नहीं होती what is wash, है ना? Exactly. उसको And- make her understand. And any alternative of it, if I can tell her. उसकी मम्मी को, अब ये बच्चे तो इतने बदमाश है कि अगर कुछ बना के भी दोगे तो वो समझ जाएंगे। दिक्कत वही है ना? ये वाला जनरेशन जो है ना, जेन जी जनरेशन, दे आर हमसे कदम आगे। तो नहीं, उसको तो सिर्फ यही बोलो कि लेटर ऑन एजेस में तुमको यहाँ पे दाने हो जाएंगे, डराओ, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, इन्फेक्शंस होंगे, बस। एंड यूज इट बाई वीकली। एक्चुअली तो इतने से बच्चे को यूज ही नहीं करना चाहिए। उसको क्या इन्फेक्शन क्या है? आस्क हर टू चेंज हर अंडरगारमेंट ट्वाइस अ डे। कुछ इस टाइप के ऑल्टरनेटिव्स दो, ठीक है? ओके मैम, थैंक्स। मैम, अगर कोई सीवियर सर्वाइकल इरोजन के पेशेंट हमारे पास आते हैं और आवाज नहीं आ रही क्लियर, बेटा जोर से बोलो। मैम अभी आ रही है आवाज? हाँ मैम, कोई सीवियर सर्वाइकल इरोजन की पेशेंट अगर हमारे पास आती है और हम पर स्पेकुलम करके देख पा रहे हैं कि बहुत ही इरोडेड उसका सर्विक्स है, तो इन दैट केस अगर हमारे को लग रहा है कि हाँ वो ब्लीड कर सकती है, अगर हम सैंपल उसका लेते हैं, तो इन दैट केस क्या हम उसका मतलब पैप स्मीयर सैंपल लेके आगे फॉरवर्ड करें, मतलब लैब भिजवाएं, या फिर पहले उसको भेजेंगे? इतना ब्लीड नहीं करेगी बेटा, क्योंकि अगर आपने कुछ एंटी फंगल एंटीबायोटिक दे दिया, आपने मास्क कर दिया उसके सिम्टम्स को। हाँ जी, हाँ जी मैम, है ना? ये मत करना कभी भी। आप बहुत जेंटल एक, वो मैंने कहा ना, वो ईयरबड वाला ले लो, ब्रश वाला मत लो, ईयरबड वाला पैच में। तो ईयरबड को तो टच ही करना और वापस लेना। ओके। हाँ, डोंट मास्क दी सिम्टम्स, उसमें गलत हो जाता है बहुत बार। ओके। और अगर इन केस में माइल्ड ब्लीडिंग जैसे हो भी जाती तो सिर्फ पैकिंग करके पेशेंट को कुछ नहीं, माइल्ड ब्लीडिंग होगी तो रक्त नमक दे दो, बस। ओके ओके। अब हम कॉपर्टी निकालते हैं तो भी तो सुमन मैडम से पूछो, कॉपर्टी निकालती है तो स्पॉटिंग होती है ना? हाँ जी, हाँ जी, बस। यस मैम, होती है। तो बस हम 2 दिन के लिए उसको कुछ दे दो कि आपको थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, ये ले लो। HSG करो, ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, तो दे दो मेडिसिन, ठीक है? मैडम, आप अपने किसी पेशेंट का वीडियो बना सकते हैं उत्तर रस्ती का? हाँ मैम, इस बार बना के भेजूंगी। बना दो, इन बच्चों को सबको देखने मिल जाएगा। ठीक है मैम। मेरे होते मतलब ये 21 तक अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है। मेरी पेशेंट्स अगर मैम आपका सुमन पटौदी लिखा है और आप पटौदी से हो? और बताओ, और कुछ कि वाइंड ऑफ करना है? गुड नाइट कर देते हैं मैडम, है ना? 11 बज जाते हैं। आप कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? सब मैं पटौदी से हूँ ना, इसलिए पूछ रही हूँ। आपके पे लिखा हुआ है ना ऐसे सुमन हाँ, मैं भी हेलीमटी पटौदी की हूँ। ओके ओके, इसलिए मैंने पूछा। ओके मैम, लेप्टेडिन टैबलेट्स को कब तक यूज कर सकते हैं? किसको बेटा? मैम, लेप्टेडिन टैबलेट। लेप्टाडीन को वो तो लास्ट 14 डेज ऑपरेशन के बाद बेटा, बस। ओके मैम, है ना? चलो ठीक है, रखें। गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक यू। नाइट।